तो बृहस्पति शुक्र बराबर है, मगर शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। ऐसे ही मंगल शनि बराबर हैं, मगर मंगल दुश्मनी करता है शनि से। शनि दुश्मनी मंगल से नहीं करता। आप ऊपर जाओ मंगल के कॉलम में, देखो सामने लिखा है शुक्र शनिचर राहु मंगल के साथ चुप रहेगा। तो शनि जो है मंगल के बराबर का मानता है, शनि जो है मंगल को बराबर का मानता है, मगर मंगल जो है वो शनि को दुश्मन मानता है। तो शनि के कॉलम में सामने लिखा है मंगल। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप वैसे पढ़ो। शनि के सामने जब आप पढ़ोगे कि सूर्य चंद्र मंगल शनि को दुश्मन मानते हैं, सूर्य चंद्र मंगल शनि से दुश्मनी करते हैं। ऐसे ही चंद्र बुध दोस्त हैं, चंद्र और बुध दोस्त हैं। चंद्र के कॉलम में देखो सामने दोस्त के कॉलम में सूर्य और बुध लिखे हुए हैं, यानी कि बुध चंद्र को दोस्त मानता है, मगर चंद्र दुश्मनी करता है बुध से। इसलिए बुध के कांच के जार में यानी कि फिश टैंक के अंदर अगर हम पानी डाल देंगे तो कांच भी दिखता है पानी भी दिखता है, कांच और पानी के आर पार भी दिखता है। मगर यही फिश टैंक उठाकर हम पानी में एक ड्रम में डाल दें तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे कांच है। हाँ, जहां पर जॉइंट होगा वहां से हम खाली पता कर सकते हैं कि ये एक फिश टैंक है, मगर एक शीट अगर आप सीधी डाल दोगे पानी में आपको दिखेगी नहीं। हीरा, हीरा लाल किताब में बुध है, वैदिक में हीरे को शुक्र कहा गया है, वो शुक्र की चीज है, मगर लाल किताब में इसको कहा गया है हीरे को बुध। बुध जो है बुध को काट अगर सकता है तो बुध ही काटेगा। वो डायलॉग है ना शोले का, गब्बर सिंह का, कि गब्बर सिंह अगर किसी से डरेगा तो सिर्फ गब्बर सिंह से डरेगा। इसलिए लाल किताब में जो बुध है उसको काटने वाला भी बुध है। कांच को काटने के लिए हीरे की जरूरत पड़ती है, कांच को काटने के लिए हीरे की जरूरत पड़ती है। हीरा भी बुध, कांच भी बुध। और अगर हीरे के अंदर होल करना है, हीरे के अंदर होल करना है, छेद करना है, तो कली को गर्म करके डालना पड़ता है। हीरे के ऊपर कोई ड्रिल मशीन नहीं चलती, या आजकल तो लेजर से करते हैं। पहले कली कली जो हम लोग बचपन में स्टोव लीक करता था तो उसको गीला अपना जो वहां पर लीक करता था वहां पर हम स्टोव वाले के पास जाते थे, एक रॉड लेके एक चांदी टाइप का कुछ गर्म करता था और उसको वहां पर लगा देता। वो कली वो अगर गर्म करके हीरे पे डाल दो पूरा होल कर देगी। वो कली भी जो है वो बुध है, कली भी बुध है और हीरा भी बुध है। तो हीरे के अंदर होल करना है तो कली चाहिए। इसलिए लाल किताब में भी जब भी बुध का उपाय करना होता है या तो हम चंद्र से करते हैं या फिर बुध से ही करते हैं, या फिर बुध से ही करते हैं। अगर बुध मंदा है तो हम कहते हैं 43 दिन लगातार तवे के ऊपर फिटकरी गरम करके उसका मंजन करो, दांत पे लगाओ, ताकि आपका बुध ठीक हो। बुध अगर खराब है तो घर के अंदर तबला, हारमोनियम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, निवार के गोले, ऊन के गोले, रस्सी के गोले, पतंग के मांझे के गोले, मनी प्लांट, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, छत के ऊपर टायर, यानी कि जो भी गोल चीज है जिसके अंदर पानी जमा हो सकता है वो, ये सारी चीजें हम घर से बाहर निकाल देते हैं, तब जाकर उसका बुध ठीक होता है। क्योंकि बुध अगर खराब हो गया किसी का तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, उसका दायरा बढ़ते जाता है। हमेशा आप उसको पकड़ने जाओगे आपके हाथ से बड़ा हो जाएगा। राहु के साथ बृहस्पति चुप होगा मगर गुम ना होगा। राहु के साथ बृहस्पति चुप होगा, यानी कि थोड़ा शांत रहेगा, मगर गुम नहीं होगा, यानी कि गायब नहीं होगा, फिर भी अपनी प्रेजेंस रखेगा,
फिर भी बताएगा कि मैं हूं। उसका एग्जाम्पल देता हूं। हवा चलती है, हवा में राहु का कड़वा धुआं आ गया। आप सांस ले रहे थे 5 मिनट पहले, एकदम साफ हवा आ रही थी, मगर अब उसके अंदर धुआं आ गया। अब धुआं आपके नाक से अंदर जाएगा, तो क्या उसके अंदर हवा नहीं है? हवा है। अगर हवा ना हो तो धुआं आप तक पहुंचे ही नहीं, और हवा ना हो आपके शरीर में तो राहु अंदर जा ही नहीं सकता। मुर्दे के अंदर धुआं चला जाएगा? एक मुर्दे के अंदर हवा चली जाएगी? डाल के बताओ। नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर धुआं तब तक जा सकता है जब तक हमारे अंदर हवा लेने की शक्ति है। और अगर ओपन में भी हवा है और उसमें धुआं है तो उसके अंदर भी हवा है, वरना उस धुएं में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। इसलिए राहु के साथ बृहस्पति चुप रहेगा मगर गुम नहीं होगा, अपनी प्रेजेंस रखेगा, बताएगा कि मैं हूं। मगर खाना नंबर 2 में राहु या बृहस्पति हो तो राहु बृहस्पति के मातहत होगा। मातहत का मतलब है अधीन होना, कंट्रोल में रहना, या फिर कहते ना कि वो इंसान उसके कंट्रोल में है। तो अगर राहु खाना नंबर 2, भाव नंबर 2 में बैठ जाए तो वहां पर वो कोई नाटकबाजी नहीं करेगा, कंट्रोल में रहेगा बृहस्पति के। क्योंकि खाना नंबर 2 जो है ये मंदिर का स्थान है, मंदिर है। मंदिर में दिया जगता है तो धुआं तो होगा ही। मंदिर में जग रहा है, कोई नाटकबाजी नहीं। मंदिर में धूनी लगती है, धुआं होता है राहु का, मगर मंदिर में पवित्र है। मंदिर में हवन होता है, धुआं आता है, पवित्र है। तो मंदिर के अंदर यानी कि खाना नंबर 2 में राहु अगर बैठ जाएगा तो पूरा का पूरा कंट्रोल में रहेगा बृहस्पति के। यहां पर खाना नंबर 2 में बृहस्पति के कंट्रोल में रहेगा। अगर राहु खाना नंबर 4 में बैठ जाए तो वो चंद्र के कंट्रोल में रहेगा। तो राहु खाना नंबर 4 में भी कोई नाटकबाजी नहीं करता, शांत रहता है, और खाना नंबर 2 में भी नाटकबाजी नहीं करता, शांत रहता है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो, राहु जब खाना नंबर 2 में होगा या खाना नंबर 4 में होगा तो ये चंद्र और बृहस्पति के कंट्रोल में रहेगा। अच्छा है, बुध बृहस्पति का दुश्मन है। बुध बृहस्पति का दुश्मन है। कैसे दुश्मन है ये मैं अभी आपको बताता हूं। आप एक कांच की बोतल ले लो या कांच का जार ले लो, बड़े ढक्कन वाला। उस ढक्कन को आप बंद कर दो। आपने बंद कर दिया तो कांच के जार में भी हवा है और कांच के जार के बाहर भी हवा है। अब जो हमने कांच का जार है जिसको हम ढक्कन लगाए हैं, वो कांच का जार यानी कि बुध बृहस्पति की हवा को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने की परमिशन नहीं देगा। इन दो हवा को उसने अलग अलग जगह पर सेट कर दिया है। यानी कि बुध एक ऐसा है जो बृहस्पति के साथ पूरी दुश्मनी कर सकता है। बृहस्पति की हवा को 2 तरह की हवा बना सकता है, एक जार के अंदर की हवा, एक जार के बाहर की हवा। अब बुध की जो दुश्मनी बृहस्पति के साथ है वो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि कांच के अंदर, कांच के जार के अंदर की हवा को बाहर नहीं आने देगी और बाहर की हवा को अंदर जाने नहीं देगी। यह दुश्मनी बुध की बृहस्पति के साथ हमेशा रहेगी। मगर अगर हम अंधेरा कर देते हैं तो कांच की जार के अंदर भी अंधेरा होगा, कांच के जार के बाहर भी अंधेरा होगा। और अगर रोशनी होगी तो कांच के जार के अंदर भी होगी, कांच के जार के बाहर भी होगी।
इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी जार के अंदर भी जा सकती है, जार से बाहर भी आ सकती है। ऐसे ही अंधेरा जार के अंदर भी जा सकता है, जार के बाहर भी आ सकता है। तो रोशनी क्या है? रोशनी सूरज। अंधेरा क्या है? शनि। यानी कि बुध जो है वो सूर्य और शनि से दुश्मनी नहीं करता, या तो उसके साथ में दोस्ती करता है या बराबरी का होता है। इसलिए शनि जो है बुध के बराबर का है और सूर्य बुध का दोस्त है। इसलिए बुध बृहस्पति का दुश्मन है। मगर खाना नंबर 2-4 में बैठा हुआ बुध या चंद्र या बुध बृहस्पति एक साथ या चंद्र बुध एक साथ अगर हो खाना नंबर 2 या 4 में, तो वो आपस में दुश्मनी नहीं करेंगे। मगर अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ पैसों के मामले में नहीं करेंगे। इसलिए लिखा है दुश्मनी के बजाय पूरी पूरी मदद करेंगे माली मदद के लिए। माली मतलब पैसा, पैसों के मामले में पूरी मदद करेंगे। अगर खाना नंबर 2 में या 4 में बुध या चंद्र बैठ जाएं, या बुध बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं, या चंद्र बुध एक साथ बैठ जाएं 2 या 4 में, तो दुश्मनी के बदले में मदद करेंगे सिर्फ पैसों के मामले में। दोस्त, हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे लिए 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिस दिन जब हम सोमवार को पैदा होते हैं तो चंद्र, मंगलवार को पैदा होते हैं तो मंगल, बुधवार को पैदा होंगे तो बुध, गुरुवार को पैदा होंगे तो गुरु, शुक्रवार को पैदा होंगे शुक्र, शनिवार को पैदा होंगे तो शनि, रविवार को पैदा होंगे तो रवि। मगर लाल किताब के हिसाब से आपका दिन शुरू होता है सुबह सूर्योदय से लेकर अगले सुबह तक, सूर्योदय तक वो दिन रहेगा। जो जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन का जो ग्रह है वो आपका जन्मदिन का ग्रह होगा। वो ग्रह आपका जन्मदिन का ग्रह होगा। अब जन्मदिन का ग्रह तो हमको मिल गया। अब हम जन्म वक्त के ग्रह को भी ढूंढेंगे। तो जन्म वक्त का ग्रह वो होता है जिस वक्त हम पैदा होते हैं। जैसे सूर्योदय से 2 घंटे तक बृहस्पति का समय होता है। यानी कि आज अगर सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ था तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसका जन्म वक्त का ग्रह बृहस्पति होगा। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो भी बच्चा आज पैदा हुआ उसका जन्म वक्त का ग्रह सूर्य होगा। ऐसे मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूं, वो लिस्ट आप देखो, उस लिस्ट को संभाल के रखना। उस लिस्ट को मैं पढ़कर भी बताऊंगा, आपको समझाकर भी बताऊंगा। आप पहले उसको समझें, फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे जरूर पूछना। और अगर आप दोपहर सुबह 10 से 11 बजे पैदा होते हो, 10 से 11 बजे पैदा होते हो या चांदनी रात में पैदा होते हो, तो चांदनी रात कब होती है? जब पूर्णिमा होती है। या तो आप दिन में सुबह 10 से 11 बजे पैदा हो जाओ, या फिर कोई बंदा चांदनी रात में पैदा होता है, पूरी चांदनी रात, पूरी पूर्णिमा, यानी कि चांद पूरा अपने शबाब पर हो, तो वो भी जन्म वक्त का ग्रह आपका चंद्र होगा। और दिन होगा, अगर आप सोमवार को पैदा होते हो, सोमवार के सूर्योदय से लेकर मंगलवार के तक सुबह सूर्योदय तक
सोमवार का ही वक्त होगा, यानी कि चंद्र आपका जन्मदिन का ग्रह होगा। इसी तरह दोपहर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अगर आप पैदा होते हो तो आप मंगल के वक्त में पैदा हुए। आपका जन्म वक्त का ग्रह मंगल होगा। अब मंगल लाल किताब में 2 तरह का बताया है। किसी किताब में, किसी ज्योतिष में मंगल 2 तरह का नहीं है। यहां पर मंगल 2 तरह का बताया है, एक मंगल नेक और एक मंगल बद। एक मंगल नेक और एक मंगल बद। मंगल नेक जो है वो है मीठा, शहद जैसा। मंगल बद जो है वो है कड़वा, जहर जैसा। यानी कि मंगल नेक जो है ये अच्छा ग्रह है, मंगल बद जो है ये बुरा ग्रह है, मंदा ग्रह है। ये हम पढ़ेंगे आज। ऐसे ही 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आप लोगों का जन्म होता है दिन में, तो आपका जन्म वक्त का ग्रह शुक्र होगा। मगर मान लो आप काली रात में पैदा होते हो, काली रात जिसमें चांद बिल्कुल ना हो, तो वो होती है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात में अगर आप पैदा होते हो तो आपका जन्म वक्त का ग्रह शुक्र होगा। तो जन्म वक्त के ग्रह से और जन्मदिन के ग्रह को लेकर हम हमारी कुंडली का एक सबसे बड़ा उपाय कर सकते हैं। वो बताऊंगा आपको, ये पेज खत्म हो जाए फिर आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अब 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का जो वक्त है 1 घंटा, उसको फ्री टाइम रखा हुआ है। वो फ्री टाइम इसलिए क्योंकि कभी सूर्योदय 6 बजे से 1 घंटे पहले भी हो जाता है, कभी सूर्योदय 6 बजे से लेकर 7 बजे भी हो जाता है। तो ये 1 घंटा हम फ्री टाइम रखते हैं ताकि हम एडजस्ट कर सकें। अगर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई पैदा होता है तो वो बुध के समय में पैदा होता है, तो उसका जन्म वक्त का ग्रह बुध होगा। तो बुध भी नेक होता है, बुध भी बद होता है। और कोई बच्चा बुधवार को पैदा होता है तो उसका जन्मदिन का ग्रह होगा बुध। अगर 4 से 6 बजे के बीच में पैदा होता है तो उसका जन्म वक्त का ग्रह होगा बुध। ऐसे ही शनि सारी रात, मगर कौन सी रात, कब की रात, ये इससे पहले हम राहु को जानते हैं। राहु 4 बजे, बुध 4 बजे से लेकर शाम तक 6 बजे तक रहता है। अभी कभी सूर्यास्त 6:30 बजे होता है, कभी 7 बजे होता है, तो हम उसके सारे टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप लोग आगे जाकर आपको पता चलेगा कि टाइम कैसे एडजस्ट करना है। कभी दिन सुबह जल्दी हो जाता है और रातें भी, अपना सूर्यास्त भी लेट होता है, तो वो टाइम को कैसे एडजस्ट करें। तो टोटल दिन होता है 12 घंटे की जगह पे 14 घंटे का दिन, तो 14 घंटे में कैसे इन ग्रहों को सेट करें। तो मान लो शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, सूरज डूब गया, सूरज अभी नहीं है आसमान में, और उसके बाद में एक समय होता है सूर्यास्त के बाद कि तारा निकलने में समय लगता है। तारा निकलने में समय लगता है, तारा निकलता है फिर चांद निकलता है। तो सूरज ढलने के बाद तारा निकलने तक जो 5 से 10 मिनट हैं, वो समय जो है वो राहु का समय है। वो राहु का समय है, यानी कि राहु का समय वो समय होगा जब आसमान में कोई प्रूफ नहीं होगा, ना सूरज होगा, ना तारा होगा, ना चांद होगा। वो समय होगा राहु का। आप लोगों को पता होगा कि जब एक राक्षस ने जहर पी लिया था, अमृत पी लिया था, तो उसने देखा था उसको कोई नहीं देख रहा,
राहु उसी समय होगा जब उसको कोई नहीं देख रहा होगा। आप और मैं तो आ जाएंगे, कल चले जाएंगे। इस दुनिया में अगर कोई रहेंगी तीन चीजें, तो वो रहेंगी सूरज, चांद और तारा। ये तीन चीजें हमेशा रहेंगी। और हम जो भी कार्य करते हैं वो इन तीनों के उपस्थिति में ही कर सकते हैं। अगर हम दिन में उपाय करते हैं तो उसका गवाह होता है सूर्य। इसलिए हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो राहु का समय सूर्यास्त के बाद सूरज ढल गया, तारा नहीं निकला है, वो जो टाइम है 5, 10 या 12, 15 मिनट का, वो राहु का समय है। तो हम जब राहु का कोई उपाय कराएंगे तो हम कराएंगे सूरज ढलने के बाद, तारा निकलने से पहले राहु का उपाय होता है। तो उसको कहते हैं हम पक्की शाम, या फिर वीरवार की शाम। अगर कोई बच्चा गुरुवार की शाम को सूर्यास्त के बाद तारा निकलने से पहले के बीच में पैदा हो जाता है, तो उसका जन्मदिन का ग्रह जो होगा वो होगा राहु, और जन्म वक्त का समय भी ये राहु होगा। ऐसे ही केतु का समय, केतु का समय है हमारा सूर्योदय, दिन खत्म हुआ अगली सूर्योदय पे, तो सूर्योदय से 2 घंटे पहले सूरज निकलने से, सुबह के सूरज निकलने से पहले जो 2 घंटे का समय है वो केतु का समय है। केतु का उसको कहते हैं सुबह सादिक। सुबह सादिक यानी कि आज अगर सूर्योदय 6 बजे सुबह हुआ था, तो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का समय जो होगा वो केतु का होगा। अगर आज सुबह कोई 4 से 6 पैदा हुआ तो वो बच्चे का जन्म वक्त का ग्रह केतु होगा। और कोई अगर रविवार की सुबह पैदा होता है, रविवार की सुबह पैदा होता है, यानी कि 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रविवार को, तो उसका जन्म वक्त, जन्मदिन का ग्रह जो होगा वो भी इतवार होगा, रविवार होगा। दोस्तों, अब हम जो नया विषय शुरू करने जा रहे हैं वो है दृष्टियां। लाल किताब में ग्रहों की दृष्टियां वैदिक से टोटली अलग है। जैसे वैदिक में सूर्य की सिर्फ 7वीं दृष्टि है, ग्रह के हिसाब से है। चंद्र की सिर्फ 7वीं है, ग्रह के हिसाब से है। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं, ये मंगल ग्रह के हिसाब से है। मगर लाल किताब में दृष्टियां ग्रह के हिसाब से नहीं होंगी, ये घरों के हिसाब से होंगी। लाल किताब में दृष्टियां ग्रहों के हिसाब से नहीं, घरों के हिसाब से होंगी, खानों के हिसाब से होंगी। तो कैसी होंगी ये दृष्टियां, ये हम देखते हैं। अब आपके सामने एक चार्ट भेजा है। इसमें एक खाना नंबर 1 से तीर शुरू होता है, खाना नंबर 7 पर तीर खत्म हो रहा है। और खाना नंबर 4 से तीर शुरू हो रहा है, खाना नंबर 10 पर तीर खत्म हो रहा है। यानी कि खाना नंबर 1 में जब भी कोई ग्रह बैठेगा वो 7वें घर को 100% दृष्टि से देखेगा। खाना नंबर 1 में जो भी ग्रह बैठेगा वो खाना नंबर 7 के ग्रह को पूरी दृष्टि से, 100% दृष्टि से देखेगा। खाना नंबर 1 में उसका जैसा प्रभाव होगा वो पूरा का पूरा प्रभाव उठाकर वो खाना नंबर 7 के ग्रह में मिला देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा है, तो लाल किताब के हिसाब से
सूर्य उच्च का हो गया क्योंकि मेष राशि में बैठा है। अब खाना नंबर 7 में जो भी ग्रह बैठेगा उसके ऊपर सूर्य का उच्च का पूरा पूरा प्रभाव जाएगा 100%। यानी कि मान लो वहां पर शनि बैठ गया जो सूर्य का दुश्मन है, सूर्य का दुश्मन है, तो वहां पर वो क्या करेगा, पूरी पूरी दुश्मनी शनि के साथ में मिलाएगा। यानी कि खाना नंबर 1 से टॉर्च की रोशनी पूरी पूरी जा रही है 100% खाना नंबर 7 पर। टॉर्च की रोशनी खाना नंबर 7 पर पूरी पूरी जा रही है और वो आदमी पूरा पूरा क्लियर दिखेगा। ऐसे ही खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह बैठ गया वो अपना पूरा पूरा प्रभाव खाना नंबर 10 के ग्रह में मिला देगा या डाल देगा या उसके ऊपर पूरा पूरा असर छोड़ देगा। तो खाना नंबर 1 खाना नंबर 7 को 100% दृष्टि से देखता है, खाना नंबर 4 खाना नंबर 10 के ग्रह को 100% दृष्टि से देखेगा। यहां पर ग्रहों की दृष्टि नहीं चल रही है, यहां पर घरों की दृष्टि चल रही है। खाना नंबर 1 की दृष्टि 7 पर, खाना नंबर 4 की दृष्टि 10 पर। अब आते हैं 50% दृष्टि वाले घर, 50% दृष्टि वाले घर। खाना नंबर 3 में जो भी ग्रह बैठेगा या जो भी ग्रह बैठेंगे वे अपनी 50% दृष्टि खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह में मिलाएंगे या खाना नंबर 11 के ग्रह में 50% दृष्टि डालेंगे। और खाना नंबर 3 में जो भी ग्रह बैठेंगे वो 50% दृष्टि 90 खाने में बैठे हुए ग्रह में भी मिलाएंगे। यानी कि खाना नंबर 3 की दृष्टि खाना नंबर 11 पर 50% और खाना नंबर 9 पर भी 50% जाएगी। ऐसे ही खाना नंबर 5 में जो भी ग्रह बैठेगा वो 50% दृष्टि खाना नंबर 9 के ग्रह में मिलाएगा। खाना नंबर 9 में खाना नंबर 5 के ग्रह की दृष्टि 50% ही जाएगी। अब बची 50% कहाँ जाएगी? वो 50% दृष्टि इसी ग्रह के पास रहेगी, इसी ग्रह के पास रहेगी। वो अपनी पूरी दृष्टि नहीं डाल रहा है। तो खाना नंबर 3 खाना नंबर 9 और 11 पर 50% दृष्टि डालेगा। खाना नंबर 5 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 9 में 50% दृष्टि ही डालेगा, बाकी कहीं नहीं देखेगा। अब आप समझ गए होंगे कि खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा वो खाना नंबर 6 में अपनी 25% दृष्टि ही डालेगा, बाकी सारी की सारी दृष्टि पावर उसके पास ही रह जाएगी। खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठेगा वो खाना नंबर 6 में अपनी 25% दृष्टि ही डालेगा, 25% प्रभाव ही भेजेगा। ऐसे ही खाना नंबर 6 में जो भी ग्रह बैठा है वो खाना नंबर 12 में अपना 25% असर ही पहुंचाएगा, 25% दृष्टि ही पहुंचाएगा। ऐसे ही खाना नंबर 8 में जो भी ग्रह बैठेगा वो अपनी 25% दृष्टि से ही खाना नंबर 2 को देखेगा, 25% दृष्टि से ही खाना नंबर 2 को देखेगा। तो 25% दृष्टि वाले जो घर हैं वो है खाना नंबर 2, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8। यानी कि खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 पर 25% दृष्टि, खाना नंबर 6 से खाना नंबर 12 पर 25% दृष्टि और खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 पर 25% दृष्टि। यही 25% दृष्टि की ये लिस्ट है। तो ये तो दोस्तों जो दृष्टियां थी 100%, 50% और 25%,
लाल किताब में कुछ दृष्टियों की और भी कंडीशन है, जैसे खाना नंबर 2 से कोई भी ग्रह बैठा हो खाना नंबर 6 पर अपनी 25% दृष्टि डालता है, मगर अगर शनि खाना नंबर 6 में बैठ जाए तो शनि को यह पावर दी गई है कि तू खाना नंबर 2 को उल्टी दृष्टि से देखेगा, क्योंकि खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 पर दृष्टि आती है, मगर खाना नंबर 6 से दृष्टि खाना नंबर 2 पर नहीं जाती, क्योंकि तीर जो है खाना नंबर 2 से शुरू होकर खाना नंबर 6 पर खत्म हो रहा है। सिर्फ शनि को यह पावर दी गई है कि तू खाना नंबर 6 में जब भी बैठेगा तो तू खाना नंबर 2 को देख सकता है। उसका कारण है कि खाना नंबर 6 जो है वो है पाताल, वो पाताल है। लाल किताब में उसे पाताल कहते हैं, यानी कि जमीन के नीचे। शनि क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, शनि सांप है। सांप जब भी अपने बिल में रहता है तो वो बिल जमीन के नीचे रहती है, और वो बिल का जो मुंह है वो जमीन के ऊपर खुलता है जहां से रोशनी आती है। खाना नंबर 2 जो है वहां से दृष्टि आ रही है, वहां से रोशनी आ रही है खाना नंबर 6 में। तो सांप जब भी अपने बिल में बैठता है उसका जो फन होता है वो उस होल की तरफ होता है जो ऊपर है जमीन पे। इसलिए शनि को यह पावर दी गई है कि तू जब भी पाताल में बैठेगा, यानी कि खाना नंबर 6 में बैठेगा, तब तू खाना नंबर 2 के ग्रह को पूरी पूरी दृष्टि से देख सकता है। तो चंद्र बुध से दुश्मनी करता है, बुध चंद्र को दोस्त मानता है। बुध चंद्र को दोस्त मानता है, उसके अस्तित्व को खत्म नहीं करता, मगर चंद्र बुध को दुश्मन मानता है। शनि के सामने लिखा है कि केतु और बृहस्पति शनि के बराबर के ग्रह हैं। केतु और बृहस्पति शनि के बराबर के ग्रह हैं, यानी कि केतु और बृहस्पति शनि को बराबर का मानते हैं। शनि बृहस्पति को बराबर का मानता है, बृहस्पति शनि को बराबर का मानता है। देखो ऊपर बृहस्पति के सामने राकेश लिखा हुआ है, यानी कि राहु केतु शनि बृहस्पति को बराबर का मानते हैं। तो शनि बृहस्पति को बराबर का मानता है। लाल किताब में शनि जो है लोहा है और बृहस्पति जो है वो सोना है। 1 किलो सोने का वजन और 1 किलो लोहे का वजन सेम ही होगा, खाली घनत्व और रंग अलग होगा। लोहा थोड़ा सा देखने में ज्यादा लगेगा, सोना थोड़ा सा देखने में लोहे से कम लगेगा, भले दोनों 1-1 किलो है, क्योंकि घनत्व में भारी सोना है। इसलिए शनि और बृहस्पति दोनों एक दूसरे को बराबर का मानते हैं। ऐसे ही शनि के सामने लिखा हुआ है बुध शुक्र राहु शनि को दोस्त मानते हैं। बुध शुक्र राहु शनि को दोस्त मानते हैं। सूर्य चंद्र मंगल शनि को दुश्मन मानते हैं। सूर्य चंद्र मंगल शनि को दुश्मन मानते हैं। ऐसे ही अब आते हैं राहु पर। राहु के सामने लिखा है बराबर के कॉलम में बृहस्पति चंद्र राहु को बराबर का मानते हैं। बृहस्पति चंद्र राहु को बराबर का मानते हैं, मगर चंद्र इसके साथ
मध्यम हो जाता है। किसके साथ? राहु के साथ। क्योंकि ऊपर भी देखो चंद्र के सामने लिखा है केतु से ग्रहण, राहु से मध्यम। राहु से मध्यम कौन? चंद्र। इसलिए चंद्र राहु के नीचे, राहु जहां पर लिखा है उसके सामने लिखा है बृहस्पति चंद्र, और चंद्र के बाद लिखा है इसके साथ मध्यम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। राहु के साथ ग्रहण तो लगेगा चंद्र को, मगर इतना बड़ा नहीं लगेगा जितना केतु ने लगाया था चंद्र को। बुध शनि केतु राहु को मित्र मानते हैं। बुध शनि केतु राहु को मित्र मानते हैं। सूर्य शुक्र मंगल राहु को दुश्मन मानते हैं। सूर्य शुक्र मंगल राहु को दुश्मन मानते हैं। केतु में आ जाओ। केतु में लिखा है बृहस्पति शनि बुध, और सूर्य केतु को बराबर का मानते हैं, मगर सूरज इसके साथ मध्यम हो जाएगा। किसके साथ? केतु के साथ। केतु सूर्य को ग्रहण लगाएगा, सूर्य को नुकसान पहुंचाएगा, मगर इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना सूर्य को राहु पहुंचाता है। राहु सूर्य को पूरा ग्रहण लगा देता है, मगर केतु भी सूर्य को तकलीफ पहुंचाएगा, मगर कम पहुंचाएगा। किससे कम? राहु से कम। शुक्र राहु केतु को बराबर का मानते हैं। चंद्र मंगल केतु को दुश्मन मानते हैं, तो मंगल भी केतु को दुश्मन मानता है, चंद्र भी केतु को दुश्मन मानता है। अब अगर आप लोगों को मैं फिर से पूछूं कि क्या मेरा समझाने का तरीका या ये चार्ट पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही है, तो उसका आंसर मुझे आपसे अपने आप मिल जाएगा कि आप ये चार्ट देखो और ये बताओ कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। ऐसा कौन सा ग्रह है इस चार्ट में जो ग्रह किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा दुश्मन जहां पर लिखा है लास्ट कॉलम, वहां पर वो ग्रह देखना है जो कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो वहां पर अगर कोई ग्रह नहीं लिखा होगा तो हम उसी के पढ़ते हैं ना कि ये ग्रह इस ग्रह से दुश्मनी करता है। तो वो ग्रह अगर वहां पर नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो ग्रह किसी से भी दुश्मनी नहीं करता है। तो आपको ऐसा वो ग्रह ढूंढना है जो ग्रह किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। बाकी के ग्रह उससे दुश्मनी करें वो बात अलग है। तो आप लोग ऐसा किसी ग्रह का नाम बताओ जो ग्रह किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। जिन्होंने भी गुरु ग्रह कहा है कि गुरु ग्रह किसी से भी दुश्मनी नहीं करता, वो सारे मेरे मित्र बिल्कुल सही हैं, 100% सही हैं। क्योंकि लाल किताब में गुरु ग्रह को यानी कि बृहस्पति को हवा माना है, बृहस्पति को किस्मत माना है। किस्मत और हवा किसी से दुश्मनी नहीं करती। किस्मत या हवा कब खराब होती है? जब कोई दूसरा ग्रह किस्मत के ग्रह बृहस्पति से दुश्मनी करता है। यानी कि हवा में, हवा हर जगह है। हवा चींटी में है, हवा हाथी में है, हवा पेड़ में है, हवा नदी के ऊपर है, हवा पहाड़ के ऊपर है, हवा आसमान में है, हवा पाताल में भी है। पाताल यानी कि कुएं में भी है। पाताल वहां से शुरू होता है जब आप खड्डा करते हो, जहां से पानी निकला वहां से पाताल शुरू। सुरंग में भी हवा है। जो दुनिया आप आंखों से देख रहे हो, जहां तक आपको आंखों से दिखता है, उस दुनिया तक
हवा है, और जो दुनिया आपको नहीं दिखती है यानी कि ब्रह्मांड, उसमें भी हवा है। तो हवा किसी से दुश्मनी नहीं करती, यानी कि बृहस्पति ग्रह किसी से दुश्मनी नहीं करता। हवा से दुश्मनी करने वाले बहुत से ग्रह हैं, जैसे मिट्टी यानी कि शुक्र। तो आप लोग नोट्स में लिखा करो कि बृहस्पति हवा है, बृहस्पति सांस है, बृहस्पति सोना है। तो ये तीन चीजें तो हमको मिल गई। बृहस्पति किस्मत है। तो हवा साफ होती है, हवा में धुआं मिलता है। धुआं, तो धुआं क्या है? धुआं है राहु। धुआं है राहु। जिनकी भी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति अगर एक साथ एक ही घर में बैठे हैं, तो आप ये मान के चलो उनके घर में डस्ट एलर्जी किसी ना किसी को रहेगी। जब भी दिवाली की सफाई होगी, मिट्टी उड़ेगी, उनको एलर्जी रहेगी। उनके घर में दमे के मरीज जरूर रहेंगे। और हो सकता है कि आखिरी वक्त में उनके घर में ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक से होती हों। हार्ट अटैक यानी कि हवा का अचानक, सांस का अचानक रुक जाना। लाल किताब के दोस्ती दुश्मनी का जो चार्ट है, वो पढ़ने की अलग एक कला है, अलग तरीका है। हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि बृहस्पति के बराबर के ग्रह राहु केतु शनि हैं, या चंद्र के बराबर के शुक्र शनि मंगल बृहस्पति हैं, या चंद्र का बराबर शुक्र है और शुक्र का दुश्मन चंद्र है। गलत है। चंद्र शुक्र से दुश्मनी करता है। ये हम आखिर में लाइन पढ़ेंगे। तो अगर हम चार्ट के नीचे आते हैं तो चंद्र और शुक्र लिखा है, पहली लाइन, चंद्र और शुक्र बराबर हैं। चंद्र और शुक्र बराबर हैं। देखो चंद्र के कॉलम में देखो, चंद्र के सामने बराबर लिखा है शुक्र। शुक्र चंद्र बराबर हैं, मगर चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सास और बहू बाहर के खानदान से इस खानदान में आई। चंद्र को जन्म कुंडली वाले का पिता शादी करके लेके आया। शुक्र यानी कि जन्म कुंडली वाले की पत्नी को कुंडली वाला शादी करके बाहर से लाया। दोनों इस घर की बहू, दोनों बराबर की, दोनों का बराबर का हक। मगर जो चंद्र है वो शुक्र से दुश्मनी करेगा, क्योंकि सास हमेशा शुक्र से यही डर उसके मन में डर रहता है कि कहीं वो उसकी चाबियां ना ले ले, कहीं उसकी पोजीशन ना ले ले, इसलिए हमेशा दुश्मनी करती है। ये बताने के लिए हर सास ऐसी नहीं होती है। दूसरा लिखा है बृहस्पति और शुक्र बराबर हैं। बृहस्पति और शुक्र बराबर हैं। नीचे देखो शुक्र के कॉलम में उसके सामने मंगल बृहस्पति बराबर में लिखा है, यानी शुक्र बृहस्पति बराबर है। मगर शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। जो शुक्र होगा वो बृहस्पति से दुश्मनी करेगा। हवा और मिट्टी, हवा बृहस्पति, मिट्टी क्या है? शुक्र। दोनों बराबर हैं। मिट्टी जमीन पे होनी चाहिए, हवा ऊपर होनी चाहिए। मगर मिट्टी हमेशा कोशिश करेगी हवा में जाने की, हवा मिट्टी में आने की कोशिश नहीं करती है। हवा तो सब जगह पर सबको बराबर देती है, क्योंकि बृहस्पति की किसी के साथ में दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी के कॉलम में देख लो, कहीं पर भी बृहस्पति का नामो निशान नहीं लिखा हुआ है। वो किसी से दुश्मनी नहीं करता। इससे दुश्मनी करने वाले होंगे। बृहस्पति की हवा में मिट्टी आ जाएगी, बृहस्पति की हवा में राहु का काला धुआं आ जाएगा, बृहस्पति के सोने को लोहे की हथौड़ी शनि खराब करेगा, बृहस्पति की हवा को कांच की बोतल बंद करेगी, बृहस्पति की हवा को
कांच की बोतल यानी कि बुध बंद करेगा। ये भी एक चैप्टर है, ये हम अभी पढ़ेंगे।